नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास कर रहे हैं बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या और भी जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए, है ना। तो उसी क्रम में हम फिजिक्स का अध्ययन कर रहे थे। फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे ध्वनि, चूँकि पिछले वीडियो में हमने तरंग पढ़ाया था और आप लोगों से वादा भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, किसका प्रभाव ध्वनि पर कितना होता है ना, और उससे जुड़े तमाम क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं सबको डिटेल में जानेंगे। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, रटने की कोशिश ज़्यादा नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। समझेंगे तो आपको लगभग सब याद हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है, ध्वनि ऐसा टॉपिक है जिससे सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो ज़्यादा वक्त ना हम गवाते हुए आप लोगों के सामने शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्वनि है क्या, तो हमने यहाँ लिखा है ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो तरंग के माध्यम से संचारित होती है। ठीक, ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो कि तरंग के माध्यम से संचारित होती है, यानी आगे बढ़ती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे होंगे आप। यहां पर एक आया है तरंग। यहां क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि कैसी तरंग है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। यहां क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन रहेगा अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, है ना, यांत्रिक अनुदैर्ध्य। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि जो है यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझते चलिएगा बच्चों। उसके बाद यहां दिया है तरंग के माध्यम से संचारित होती है। तो भाई माध्यम से संचारित होती है, लेकिन माध्यम होता क्या क्या है भाई, किस किस माध्यम में वह आगे बढ़ेगी। मीडियम होता है ना, जैसे तरंग को चलने के लिए, ये ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वही माध्यम कौन कौन सा माध्यम होगा जिसमें ध्वनि की तरंग चलेगी, संचारित होगी। वह माध्यम ठोस, द्रव और गैस, तीन माध्यम हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आप कहेंगे कि सर सब तो बता ही दिए, है ना। तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस के अलावा ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जो ठोस, द्रव और गैस के अलावा है, जैसे कि निर्वात। यहां बिल्कुल जीरो है, तो निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं होती है, इसलिए हमने यहां निर्वात को क्रॉस किया है। ये ठोस, द्रव और गैस में चलेगी, निर्वात में नहीं चलेगी। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि भैया चंद्रमा पर कोई बम ब्लास्ट होता है तो कितने देर पर आपको सुनाई देगा। तो आपको पता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात। ठीक, तो जब भाई निर्वात है तो सुनाई कैसे देगा, नहीं देगा ना। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि चंद्रमा पर जा रहे हैं जमीन लेने, जमीन तो ले लोगे बाबू, लेकिन वहाँ सब गूंगा और सब बहरा मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो बोलोगे सुनाई देगा ही नहीं। अब कितना लोहा का पाइप बना करके और उसमें बोलोगे, नहीं बोल पाओगे ना, संभव तो नहीं है। तो जमीन तो ले लोगे, लेकिन वहाँ क्या पाओगे, सब गूंगा और सब बहरा। तो इसलिए समझ लो। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, निर्वात में जो है वह साउंड, आवाज, ध्वनि नहीं चलती है। ठीक ना। अब हम लोग देखिए अनुदैर्ध्य तरंग जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे तीन प्रकार की तरंगे आपको पढ़ने को मिलेगा। अवश्रव्य तरंगे जिसे इंफ्रासोनिक, श्रव्य तरंगे ऑडेबल, और पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक, तीन मिलते हैं। इन तीनों से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनता है। बिहार सब इंस्पेक्टर 2023 में जो 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसमें इससे क्वेश्चन पूछा है। कैसे पूछा है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो पूछता है कि अवश्रव्य जो तरंगे होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, तो आप बताएंगे कि 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति होती है वह अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल 20 हर्ट्ज से नीचे। ठीक, अब ये वाला पूछा था कि जो श्रव्य तरंगे हैं इनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है।
ऑप्शन में 20 हर्ट्ज से 20,000 तक नहीं दिया था। 20,000 हर्ट्ज होगा, यहाँ पर आप समझ लीजिए 20,000 हर्ट्ज होगा, ठीक ना। ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन क्या घुमा के दिया था, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज ऐसे दिया था। 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज ऐसे दिया था। अब बहुत सारे लोग 20,000 के भी लिख दिया था एक ऑप्शन में, तो लोग 20,000 के वाला मार के आए हैं, जबकि 20 के का मतलब 20,000 ही तो है। के का मतलब 20,000 ही तो है कि नहीं। 20 के का मतलब 20,000। तो ध्यान दीजिएगा, जो सुनने वाला होता है, जो हम लोग सुनते हैं श्रव्य तरंगे, है ना, वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही होता है। इतना तक अगर है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तो हम लोग सुन लेंगे, इससे कम या अधिक होगा तो सुन नहीं पाएंगे। प्रयोग भी बताएंगे कहाँ किसका प्रयोग होता है। अब आते हैं अल्ट्रासोनिक, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, ठीक ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। पूछता है कि इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक जो तरंग हैं, इनके चाल का अनुपात बताएं। तो 1:1:1, यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, ये ना सोचेगा 1:2:3, ऐसा नहीं, घुमाएगा क्वेश्चन को घुमाएगा तो इन तीनों की जो चाल होती है वह सामान्य होती है, बराबर होती है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भैया इंफ्रासोनिक जो वेव है वह उत्पन्न कैसे होता है, कहाँ से अब जानेंगे कि निकलता है। तो ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, निम्न में से किससे इंफ्रासोनिक वेव उत्पन्न होगा। ऑप्शन देगा भैया ज्वालामुखी से, या फिर देगा ट्रेन से, है कि ट्रेन के हॉर्न से, ऐसे करके तो फंसाएगा आपको। तो आपको ध्यान देना है, जो इंफ्रासोनिक है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे है, 20 हर्ट्ज से नीचे है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। ज्वालामुखी से, उल्का पिंड से और भूस्खलन से यह श्रव्य नहीं, अवश्रव्य तरंगे निकलती हैं, जो कि आपको सुनाई भी नहीं देता होगा, जो कि आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप 20 से ऊपर सुनेंगे और 20 हर्ट्ज से कम सुनेंगे। ये 20 से कम है, तो इनकी आवाज़ जो होती है यह आप नहीं सुनते हैं। भूस्खलन की भी आवाज़ आप नहीं सुनते हैं, है कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर भूस्खलन में घर गिरता है तो सुन ही लेते हैं, तो वो भूस्खलन के बाद की घटना है। भूस्खलन जो होती है उस समय आप नहीं, जब उसके बाद जो घर गिरता है तब आप सुनते हैं, उस भूस्खलन वाला नहीं सुनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अवश्रव्य तरंगे, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भूस्खलन, ओके, ध्यान दीजिए। अब हम लोग श्रव्य तरंग, हम लोग जानते हैं कि हम लोग सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं अभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाठशाला विद के पर, वो भी श्रव्य तरंगे ही हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000, तभी आप सुन रहे हैं, ठीक ना। पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव, ये कहाँ मिलता है, कैसे उत्पन्न होता है, सब बात करते हैं। तो देखिए, इसको पहले सुनता कौन कौन है, हम और आप नहीं सुनेंगे, लेकिन कुत्ता सुन लेगा, कैट मतलब बिल्ली भी सुन ही लेगा, चमगादड़ भी सुन ही लेगा। चमगादड़ यही सुन के कुछ काम भी करता है, बताएंगे आगे, ठीक ना। अब देखिए, अल्ट्रासोनिक को कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो गाल्टन सिटी के द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। गाल्टन सिटी याद रखिएगा, गाल्टन सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पराश्रव्य तरंग है इसकी आवृत्ति अधिक होती है तथा तरंगदैर्घ्य जो है वह कम होता है, वेवलेंथ इसका कम होता है, लेकिन आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति अधिक आप देख ही रहे हैं, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग भैया, इसका प्रयोग होता है सोनार में। कहाँ होता है, सोनार में, ठीक। सोनार से समुद्र में कोई वस्तु होती है अंदर, तो उसका पता लगाया जाता है, ठीक ना, इससे सोनार से। कीमती कपड़ा, जो कीमती कपड़े होते हैं, या वायुयान या गाड़ी के पुर्जों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। आवृत्ति अधिक होने की वजह से इसको कीमती कपड़ों या वायुयान या घड़ी को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। कालिख, जो कारखाना होता है चिमनी वाला, चिमनी भट्ठा आपने देखा है, चिमनी कारखाना होता है, उसके कालिख को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन में, आजकल आपने देखा है, कहीं जाइए डॉक्टर के यहाँ तो आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड मशीन, तो उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी में भी इसी का प्रयोग किया जाता है।
या फिर छिपी हुई वस्तु को ढूंढने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज ध्यान देंगे। ये हम और आप नहीं सुनेंगे, कुत्ता बिल्ली सुन लेता है। ओके, चलते हैं अब आगे दोस्तों। ध्वनि की चाल के बारे में बात कर लें। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भैया ध्वनि की चाल, अब पूछेगा ताप का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव, ऐसे करके पूछता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं ध्वनि की चाल पर प्रभाव। तो भैया ताप, टेम्परेचर का अगर पूछे कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताएंगे सर ताप बढ़ने पर चाल बढ़ जाती है, ताप बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ जाएगी। ठीक, ओके। कितना पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है वह चाल भी बढ़ जाती है इसकी। ओके, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर चाल बढ़ती है, यह चीज आपको याद रखना है। ठीक, दाब बढ़ने पर बहुत सारे जगह आपको मिलेगा कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ताप समान रहने पर गैस में ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल, गैस में केवल, ठोस और द्रव में पड़ता है, बताएंगे। आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता बढ़ने पर भी चाल बढ़ जाती है। यहां देखिए, ताप बढ़ा चाल बढ़ गया, आर्द्रता बढ़ा चाल बढ़ गया। आगे चलते हैं घनत्व। ठोस तथा द्रव में घनत्व बढ़ने पर चाल बढ़ जाती है, मतलब कुल मिलाकर के बढ़ने पर बढ़ ही रहा है। याद करने में आपको आसानी हो रही है कि नहीं? ताप बढ़ने पर बढ़ गया, आर्द्रता बढ़ने पर भी चाल बढ़ गया, घनत्व का प्रभाव बढ़ने पर भी बढ़ गया। लेकिन गैस का घनत्व बढ़ने पर जो चाल है वह घट जाता है। गैस का घनत्व बढ़ने पर चाल जो है वह घट जाती है, ध्यान दें। कठोरता बढ़ने पर, तो भैया सब पर बढ़ रहा है तो कठोरता पर भी बढ़ ही जाता है, लेकिन केवल गैस का घनत्व बढ़ने पर चाल जो है वह कम जाता है। इस चीज का ध्यान देंगे। दाब का प्रभाव हमने आपको बता दिया, ताप का प्रभाव हमने बता दिया, आर्द्रता का बता दिया, घनत्व का बता दिया, कठोरता का बता दिया। एग्जाम में इतने क्वेश्चन आएंगे आपको, सब आप याद कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे। आगे चलने से क्या मतलब है, पिच के कारण ही ध्वनि मोटा या पतला होता है। पिच के कारण ही ध्वनि मोटा या पतला होता है। अच्छा ये बताइए, पुरुष और महिला दोनों लोग अगर बोल रहे हैं तो महिला का जो पिच होता है वह क्या होता है पुरुष की अपेक्षा? पिच मतलब तारत्व। अगर महिला का पतला होता है, आपको पता है महिला का जो पिच यानी तारत्व जो है वह पतला होता है, इस वजह से उनकी आवाज तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है। जबकि पुरुष का जो वो आवाज होता है तारत्व पिच, यह पुरुष का आवाज होता है क्या? मोटा, ठीक ना, ध्वनि हो जाता है इसका मोटा, और महिला का होता है पतला। पतला अगर आवाज है, आवाज पतली है तो पिच अधिक, आवाज मोटी है तो पिच कम। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, आवाज पतली है तो पिच अधिक है, आवाज मोटी है तो पिच कम है। ध्यान दीजिएगा, बताएंगे आगे। आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व भी बढ़ जाता है। आवृत्ति अगर बढ़ाते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते हैं तो ध्वनि का जो तारत्व है यानी पिच वह भी बढ़ जाता है, और पिच जब बढ़ेगा तो आवाज पतला, ठीक ना, पिच जब बढ़ेगा तो आवाज पतला। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, याद करा देते हैं। तारत्व को आप तार समझिए, तार, बिजली का तार, ठीक। बिजली का तार को आप बढ़ाएंगे खींच के तो क्या वो पतला नहीं होगा? तार को अगर आप खींचेंगे, बढ़ाएंगे तो पतला नहीं होगा, होगा ना। तो यही कह रहे हैं हम, तारत्व अगर बढ़ता है तो आवाज पतली होती है। यहां हमने लिखा है आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व जो है वह बढ़ जाता है, और तार को अगर खींच के बढ़ाएंगे तो आवाज पतला होगा। तो महिलाओं की जो आवाज पतली होती है उसका कारण क्या है? अधिक पिच होता है, ठीक। एक और पूछता है, शेर और मच्छर दोनों गरज रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भुनभुना रहे हैं, किसकी पिच अधिक होगी? बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे शेर है भाई, शेर अधिक पिच होगा ना। जी नहीं, पिच मच्छर का अधिक होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
हम अपने परिचितों की आवाज़ पहचानते हैं किस कारण से, एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछता है, तो बताएंगे गुणता के कारण वो होता है, पहचान लेते हैं। एकल आवृत्ति को टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति को टोन, और एक से अधिक आवृत्ति हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्वर, है ना, उसको कहेंगे स्वर। सारे गामा पाधा नी आपने सुना है। सा में जो होता है वह सबसे कम आवृत्ति होती है और नी में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। सा आवाज बोल्ड है ना, आवृत्ति कम, और नी आवाज पतली है ना, यानी आवृत्ति अधिक। लगभग 2 गुना का फर्क होता है। 265 इसका होता है और 495 उसका होता है नी का। तो ध्यान दीजिएगा, बस जानकारी के लिए हम बता दिए आपको। रेल की पटरी पर हथौड़ा चलाने से हमें आवाज आती है। अच्छा हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, रेल की पटरी पर आप कान लगाइए। जो खाली पटरी हो, ट्रेन आने वाला पर मत लगा देना, खाली पटरी उस पर कान लगाइए। और 200-300 मीटर दूर, 400 मीटर दूर एक व्यक्ति को कहो कि उस पर एक हथौड़ा पीटो। हथौड़ा पीटेगा, आप पटरी पर कान लगाएं, ठीक। हथौड़ा की आवाज़ सुनने के बाद पटरी के द्वारा एक आवाज़ आपको और सुनाई देगी, यानी कि हथौड़ा का डबल आवाज़ सुनाई देगा आपको। वहाँ एक ही बार हथौड़ा चलाएगा लेकिन आपको सुनाई देगा 2 बार। क्यों देगा आपको पता है? ध्वनि की जो चाल होती है वह गैस में कम और ठोस में ज़्यादा होती है कि नहीं? तो ठोस वाला आपको पहले सुनाई देगा, जहां आप कान लगाए हैं पटरी पर वहां आपको पहले सुनाई देगा, उसके बाद आपको हवा वाला सुनाई देगा। इस वजह से 2 बार सुनाई देता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कारण आप जान गए। पास आते रेलगाड़ी की आवाज़ पतली सुनाई देने का कारण, अगर रेलगाड़ी उधर से आ रही है तो आपको उसकी आवाज़ पतली सुनाई देगी और जाने लगे तो आवाज़ मोटी सुनाई देती है। यही है डॉपलर प्रभाव, ठीक। ये पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए। ध्वनि का परावर्तन ठोस तथा द्रव की सतह पर होता है, गैस की सतह पर नहीं होता है। और यह प्रकाश का जो परावर्तन है वही नियम का भी फॉलो करता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर तब तो ध्वनि जो है, प्रकाश तो इतना छोटा शीशा से भी परावर्तन होकर के और लौट जाता है, ध्वनि जब बोलते हैं तो क्यों नहीं लौट जा रहा है इससे, है कि नहीं? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा ध्वनि का जो वेवलेंथ है वह अधिक है। इस वजह से इसको लौटने के लिए बड़ा चीज कोई जरूरी होता है। जैसे बड़ी दीवार के पास आप जाकर के बोलिए तो लौट जाएगा, छोटा के पास बोलिएगा तो नहीं लौटेगा। लेकिन बड़ा दीवार या पहाड़ों पर जाइए तो बड़ी वस्तु है, वहां से टकरा के लौट जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ जो है वह बड़ा है। इस वजह से और हाँ, ये लौटने वाला हम आगे बताएंगे। इको सिस्टम जो है वो आगे बताएंगे, ठीक ना। आ ही गया, देखिए इको यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को परावर्तन सतह से दूरी। तो भैया आपको पता है, जब कोई चीज आप सुनते हैं तो कान पर उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। अब आपको ये भी पता है कि वायु में ध्वनि की जो चाल है वह लगभग 343 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो 343 मीटर 1 सेकंड में, तो 1/10 सेकंड में कितना, लगभग 34 मीटर होगा कि नहीं होगा? तो एग्जामिनर आपसे यही पूछ लेगा कि आप अगर प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं अपनी, तो परावर्तन सतह से कितना दूर खड़ा होंगे? तो 17 मीटर दूर खड़ा होंगे, तभी तो 1/10 सेकंड के बाद सुन पाएंगे। क्यों सुन पाएंगे? क्योंकि हम अगर बोलते हैं तो 17 मीटर हमारी आवाज़ जो है वह जाएगी, टकराएगी और फिर 17 मीटर लौटेगी, यानी 34 मीटर हो गया ना। तो सेकंड का 10वां भाग में हम उसको सुन लेंगे। यही होता है इको, प्रतिध्वनि। ध्यान दीजिएगा, 17 मीटर होता है। सोनार में या चमगादड़ जो होता है, इसी का प्रयोग करके, इसी ध्वनि का प्रयोग करके और अपनी ही आवाज़ को सुनता है। रात में भी चमगादड़ उड़ाइए घर में तो दीवार में नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? वो अपनी आवाज़ को निकालता है और फिर वो अपनी आवाज़ को सुनता है और उसी के अनुसार वो उड़ता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अनुरणन यानी रिवाइब्रेशन, ठीक। रिवाइब्रेशन ध्वनि श्रोता के बंद होने पर भी ध्वनि का सुनाई देना। क्या मतलब है? ध्वनि स्रोत जो है, श्रोता नहीं है, स्रोत है। ध्वनि स्रोत यानी किसी स्पीकर से आप कुछ बजा रहे हैं, उसको अगर बंद भी कर दीजिए, कमरा है उसमें स्पीकर आप बजा रहे हैं, बंद भी कर दीजिए
तब थोड़ी देर तक आपको गूंज उसकी सुनाई देगी, है ना, गूंज उसकी सुनाई देगी। तो यही होता है रिवाइब्रेशन के कारण। यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ध्वनि में अपवर्तन होता है, तो आप बताएंगे हाँ होता है। ध्वनि का विवर्तन भी होता है, तो हाँ होता है। और ध्वनि का व्यतिकरण भी होता है, बस ध्रुवीकरण नहीं होता है, बाकी व्यतिकरण विवर्तन अपवर्तन होता है। विवर्तन का उदाहरण मैं बता दूं कि बाहर की आवाज़ कमरे के अंदर आ जाती है, जैसे दीवार है, गेट उट बंद किए तब भी आपको आवाज़ आ जाएगी। क्यों? जब ध्वनि अपने माध्यम बदल करके मुड़ करके चली जाए, वही होता है विवर्तन, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, शोर का मात्रक जो है वह डेसिबल है, शोर का मात्रक जो है वह डेसिबल है, ध्यान देखिए। सुपरसोनिक आपने पढ़ा होगा, सुपरसोनिक मैं बता दूं जरा, आवाज से भी तेज गति, जैसे सुपरसोनिक मिसाइल्स या सुपरसोनिक विमान जो होता क्या है, देखिए जैसे आवाज की चाल जो है वह 343 मीटर प्रति सेकंड है, और अगर आवाज से चलने वाली कोई मिसाइल या विमान आ जाए तो भैया आवाज उत्पन्न करने से पहले ही वो पहुंच जाएगी, है ना। अपनी आवाज से पहले ही, आवाज से चूंकि उसकी गति ज़्यादा है, तेज है, स्पीड ज़्यादा है, तो आवाज को पीछे छोड़ते हुए वो आगे जाएगी। ऐसी स्थिति में आप सुपरसोनिक कहते हैं। जिसकी मैक संख्या जो है 1.2 से 5 तक होती है, और 5 से अधिक होती है तो वो हाइपरसोनिक हो जाती है। मैक संख्या क्या है भाई? मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल मैक संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मानव हेतु सर्वोत्तम ध्वनि जो है वह 45 डेसिबल है, मानव हेतु सर्वोत्तम ध्वनि WHO के अकॉर्डिंग। साधारण बातचीत की जो ध्वनि है वह 30 से 40 है ना डेसिबल। जोरदार बात अगर करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल आप उपयोग कर रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर से 90 से 100 डेसिबल। सायरन जो एम्बुलेंस पुलिस की जो सायरन होती है वो 110 से 120 डेसिबल, और मिसाइल्स जो होती हैं वह 180 डेसिबल। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसको आपने अच्छे से समझा। एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूं, किसमें कितनी है ध्वनि की चाल, इस पर मैं एक अलग वीडियो, छोटा वीडियो बना दूंगा। इस्पात में कितना है, हाइड्रोजन में कितना है, जल में कितना है, समुद्री जल में कितना है, मैं अलग से बना करके आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल इतना सब कुछ इस वीडियो में आपने सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे, सारी चीज़ों को आपने देखा होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।